नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल गोयल, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारा संवैधानिक संस्थाओं का छठा लेक्चर है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज का जो हमारा विषय है वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इंग्लिश में इसे कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथन से। उन्होंने कहा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न हो पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 4 संस्थाओं को सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं का दर्जा दिया गया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और सीएजी था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन चारों में से भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी की संज्ञा दी और उन्होंने कहा कि एक ऐसा अधिकारी है जो खर्चे पर नियंत्रण रखता है और ये देखता है कि सरकार कहीं धन का दुरुपयोग तो नहीं कर रही। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की, क्योंकि कई बार वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप में से सभी विद्यार्थी पूरा वीडियो देखना पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन पूरा देखें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आप पूरा नहीं देख पाते तो मैं स्टार्टिंग के अंदर कुछ ऐसे तथ्यों को लिखता हूं, ताकि आप अगर किसी फास्ट फॉरवर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जल्दी उन सवालों के उत्तर मिल जाए। ठीक, सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किए गए। संविधान का भाग द यूनियन से संबंधित है, संघ से। उसके अंदर कुल 5 अध्याय हैं। जो 5वां अध्याय है उसका टाइटल है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसमें 148 से लेकर 151 तक आर्टिकल दिए गए हैं और वो सभी आर्टिकल सीएजी से जुड़े हैं। आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान करता है। वहीं आर्टिकल 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का प्रावधान करता है। वहीं अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप का प्रावधान करता है कि जो अकाउंट्स का प्रारूप होगा, फॉर्मेट होगा, वो कैसा होगा, वो आर्टिकल 150 बताता है। आर्टिकल 151 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के बारे में प्रावधान करता है कि वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो रिपोर्ट देता है वो आर्टिकल 151 में। इन आर्टिकल के बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान दिया गया है। आगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित एक आदेश, एक अधिपत्र द्वारा की जाती है, यानी प्रेसिडेंट सीएजी की अपॉइंटमेंट करता है। दूसरा, उसे सीएजी को उसके पद से केवल उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया और जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। यानी सीएजी को हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की है। सीएजी राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की 30वीं अनुसूची के तहत शपथ लेता है। जब हमने अनुसूचियां पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि 30वीं अनुसूची में सीएजी की शपथ का वर्णन दिया गया है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ का प्रारूप वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण करने का अधिकार हमारी संसद को है। जब तक संसद निर्धारित नहीं करती तब तक दूसरी अनुसूची में दिए गए वेतन भत्ते उसे मिलेंगे। और याद रखिए, उसकी नियुक्ति के पश्चात उनमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता, क्योंकि सीएजी अपना काम स्वतंत्र तरीके से कर सके, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होता। सीएजी ना ही पुनः नियुक्त किए जा सकते, ना ही भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद को धारण कर सकते। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हुआ करते थे, ए के चंद्रा, उन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे विनोद राय, उन्हें बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के सभी वेतन, भत्ते, पेंशन
भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। भारित व्यय का मतलब संसद केवल चर्चा कर सकती है, मतदान करने का अधिकार नहीं रखती। अगला, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का निर्धारण करने का अधिकार संसद को दिया गया है, जिसके अनुसार संसद ने अधिनियम 1971 पारित किया था। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति को और संबंधित राज्यों के राज्यपाल को, क्योंकि सीएजी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लेखा का परीक्षण करता है, खातों की जांच करता है। तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को देता है, राज्य की रिपोर्ट वो संबंधित राज्यों के राज्यपाल को देता है। अब कुछ बातों का ध्यान रखिए अपने एग्जाम के लिए कि हमारे संविधान में सीएजी की योग्यता, कार्यकाल, वेतन एवं सेवा शर्तें, कर्तव्य व शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। सीएजी की ना ही योग्यता बताई गई है संविधान में, ना ही कार्यकाल, ना ही वेतन, ना ही सेवा शर्तें, ना ही शक्तियां। इसे तय करने का अधिकार हमारी संसद को दिया गया है। वो संसद ऐसा विधि के द्वारा कर सकती है। और संसद ने एक अधिनियम भी पारित किया था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971। आगे चलकर 1976 में उसका संशोधन किया गया। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं, कथन दे दिए जाते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है कार्यकाल, वो स्टेटमेंट रोंग हो जाएगा। ठीक, अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक सीएजी के बारे में प्रावधान है, ये आप जानते हैं। सीएजी जो है उसे लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। लोक वित्त को कहा जाता है पब्लिक फाइनेंस। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का संरक्षक कौन है, तब हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है। हमारे संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अगर उसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ लोक वित्त का संरक्षक कौन है, तो याद रखिएगा सीएजी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। दूसरा, सीएजी लेखा परीक्षक व लेखा विभाग का मुखिया होता है, यानी जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग डिपार्टमेंट, उसका जो प्रमुख होता है वो सीएजी होता है। और सीएजी पर सेंटर और स्टेट दोनों का नियंत्रण पाया जाता है। ब्रिटेन के समय, ब्रिटिश शासनकाल के समय 1753 में सबसे पहले इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, यानी भारतीय लेखा और लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना 1753 में की गई थी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। और इस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो कौन होता है? सीएजी। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी गई। अन्य 3 संस्थाओं को जो उन्होंने नाम दिया था वो यूपीएससी, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन था। 4 संस्थाओं को उन्होंने संविधान की रीढ़ माना था, उसमें से 3 आप देख पा रहे हैं, चौथा सीएजी। और इन चारों में से सीएजी को सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी गई। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी वो संविधान में एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। जैसे हम बोलते हैं कि हमने संघ लोक सेवा आयोग में पढ़ा था कि भारतीय संविधान लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन से प्रावधान करता है, क्योंकि यूपीएससी अगर स्वतंत्र नहीं होगा तो भारत में भर्ती कभी भी सकारात्मक व ईमानदारी से नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार सरकार के खर्चों पर अगर ईमानदारी से नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तो सरकारी धन, जनता के धन का दुरुपयोग होगा। इसलिए हमारे सीएजी को स्वतंत्र अभिकरण का दर्जा दिया गया है। हम इसे आगे जरूर पढ़ेंगे। इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित होती है और यह जानकारी जनसाधारण को दी जाती है। इसका मतलब यह है कि जब सरकार पैसा खर्च करती है और पैसा खर्च होने के बाद सीएजी सरकार की उन खातों की जांच करता है, कहीं पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हुआ। तो वो जो जवाबदेही सुनिश्चित होती है, सरकार के ऊपर अगर कंट्रोल ना हो, वो पैसा खर्च करती रहे, कोई ये पूछने वाला ना हो कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है, तो सरकार तानाशाही रूप धारण कर लेगी। तो सीएजी सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है जनता के प्रति और जनसाधारण को इस बारे में जानकारी देता है अपनी रिपोर्ट के माध्यम से। अब हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि सीएजी के पद की स्थापना कब हुई, पहले हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही हुई थी। अकाउंट डिपार्टमेंट जो था वो 1753 में बन गया था, लेकिन जो महालेखाकार का कार्यालय है, पहले इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं कहा जाता था, महालेखाकार कहा जाता था। तो उसका कार्यालय 1858 में एस्टैब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था। और 1858 में ही
ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश राज का शासन शुरू हुआ था और 1860 के अंदर सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। 1858 में कार्यालय बना, 1860 में पहले ऑडिटर जनरल बने सर एडवर्ड ड्रमंड। आगे चलकर 1866 में इस पद का नाम कर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया। 1884 में इसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाने लगा। शुरुआत में क्या था? महालेखाकार कार्यालय, फिर आगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक और आगे चलकर जो वर्तमान में है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आगे चलकर 1919 अधिनियम में महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त भी कर दिया गया था, क्योंकि उस समय उसे एक लीगल स्टेटस, वैधानिक दर्जा दिया गया था। इस चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे पहले वाली जो स्लाइड थी इसे जरूर याद आपको रखना है। पीएससी के एग्जाम के अंदर इस प्रकार के स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ लिए जाते हैं। आगे चलकर भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि हमारे संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव रखता है, उसमें एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था, एक संघीय ढांचे का प्रावधान था। तो उसके अंदर उन्होंने प्रांतों के अंदर लेखा परीक्षकों का प्रावधान किया, यानी सेंटर के अंदर ही हुआ करता था, लेकिन 1935 के अंदर उन्होंने जो प्रांत थे, प्रोविंसेस थे, उसके अंदर प्रांतीय लेखा परीक्षकों का प्रावधान किया और इसी कारण उनकी नियुक्ति प्रक्रिया, महालेखाकार के कर्तव्यों का प्रावधान किया। यानी हमारे यहाँ जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसके जो कर्तव्यों का निर्धारण हुआ वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान हुआ। आगे चलकर हमने संविधान ने भी निर्धारित किया, संसद ने भी निर्धारित किया, लेकिन अधिनियम 1935 काफी प्रभाव रखता था। लेकिन पहले जो मैंने बताया कि पहले ऑडिटर जनरल एडवर्ड ड्रमंड, उनको जरूर आप याद रखना है, ठीक। तो ये चीजें 1947 तक चलती रही, लेकिन आगे चलकर जब देश आजाद हुआ, हमारे संविधान में आर्टिकल 148 जोड़ा गया। उसमें कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान करता है। आगे चलकर 1958 में सीएजी के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया था। तो जम्मू कश्मीर वाला प्रावधान अब उतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ले लिया गया। आगे चलकर वर्ष 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 लागू किया। याद कीजिए, हमारे संविधान के अंदर मैंने कहा था, ध्यान दीजिएगा कि हमारा संविधान सीएजी की योग्यता, कार्यकाल, कर्तव्य, शक्तियां या सेवा शर्तों का निर्धारण नहीं करता। इसे निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया गया है और संसद ने 1971 के अंदर इस अधिनियम को लागू किया और उस अधिनियम में ही कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया। ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम में सीएजी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के खातों को बनाने की भी और खातों की जांच करने की भी जिम्मेवारी सौंपी गई थी। यानी लेखांकन, अकाउंटिंग करने और लेखा परीक्षण यानी ऑडिटिंग करने, दोनों की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। लेकिन आगे चलकर संसद ने इस 1971 के अधिनियम को संशोधित किया 1976 में और सीएजी को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया। यानी वर्तमान में अगर हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की जाए तो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य लेखा परीक्षण करना है, ऑडिटिंग करना है। ऑडिटिंग का मतलब होता है खातों की जांच करना है। अब लेखांकन करना सीएजी का काम नहीं है, लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार के खाते तो सीएजी नहीं बनाता, लेकिन राज्य सरकार के खाते यानी लेखांकन आज भी सीएजी करता है। तो याद रखिएगा, 1976 के अंदर लेखांकन को लेखा परीक्षण के कार्यों से अलग किया गया और सीएजी को लेखांकन, खातों की जांच करने के कार्य से मुक्त किया गया। लेखांकन और लेखा परीक्षण क्या है, इसे हम आगे जरूर पढ़ेंगे। नियुक्ति और कार्यकाल, संविधान में कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, लेकिन संसद ने अधिनियम के द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए निर्धारित किया है। नियुक्ति का प्रावधान हमारे संविधान में लिखा है आर्टिकल 148 में कि राष्ट्रपति के द्वारा आदेश व मोहर के द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है। रेजिग्नेशन सीधी सी बात है प्रेसिडेंट को ही देता है। योग्यताओं का उल्लेख नहीं है। संसद ने लेकिन कानून बनाकर योग्यताओं का निर्धारण किया है कि सीएजी एक ऐसा व्यक्ति होगा जो सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, इंडियन सिटीजन, और उसके बाद लोक वित्त या सरकारी लेखा का विशेषज्ञ हो, यानी पब्लिक फाइनेंस, गवर्नमेंट अकाउंट्स के बारे में स्पेशलाइजेशन हो और कम से कम उसे 10 वर्षों का लोक सेवकों का पब्लिक सर्विस का अनुभव होना चाहिए।
पद विमुक्ति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है संसद में। संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत के आधार पर उसे हटाते हैं। हटाने का आधार होता है साबित कदाचार या फिर असमर्थता। वेतन भत्ते की बात करें, सेवा शर्तों का निर्धारण करने का अधिकार संसद को है, क्योंकि इसकी शपथ भी आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होती है, तो इसे जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर ही दिए जाते हैं। ये जरूर हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होंगे और इसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के बारे में 151 आर्टिकल बताता है कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है। राज्य सरकार की रिपोर्टें, राज्य सरकार के जो खातों की जांच हुई है उसकी रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को दी जाती है। राष्ट्रपति उसे संसद में स्पष्टीकरण के साथ रखवाता है, राज्यपाल उसे अपने राज्य विधानमंडल में स्पष्टीकरण के साथ रखवाता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। संवैधानिक प्रावधान के बारे में सीएजी की आर्टिकल 148 सीएजी की नियुक्ति, शपथ, सेवा शर्तों से संबंधित है। आर्टिकल 149 कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। आर्टिकल 150 देखिए, संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा, यानी जो खाते बनाए जाते हैं उन खातों का जो फॉर्मेट होगा, प्रारूप होगा, वो राष्ट्रपति तय करता है सीएजी की सलाह पर। सीएजी बताता है कि किस प्रकार के खातों का प्रारूप होना चाहिए, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का फॉर्म होगा, वो राष्ट्रपति तय करता है सीएजी की सलाह से। और आर्टिकल 151 आप जानते हैं कि सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को देता है। आर्टिकल 148 देखिए, आप नजर आ रहे हैं, भारत के एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसका राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। उसे उसके पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है जिस रीति या जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हम पढ़ चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनता है, अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है। उसके वेतन भत्ते संसद निर्धारित करती है, जब तक निर्धारित नहीं किए जाते दूसरी अनुसूची के तहत मिलते हैं। और अलाभकारी परिवर्तन, नियुक्ति के पश्चात किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। चौथा पॉइंट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रहने के पश्चात केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन का पात्र नहीं होगा। सीएजी की जो शर्तें होती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियमों के तहत विहित की जाती हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, मैं केवल आपको दिखा रहा हूं कि आर्टिकल 148 में यही प्रावधान लिखे हुए। आर्टिकल 149, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य व शक्तियां। हमारे आर्टिकल 149 ये कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उसके कर्तव्यों और शक्तियों का निर्धारण हमारा संविधान नहीं करता, उसे तय करने का अधिकार संसद को दिया है और संसद विधि के द्वारा इस प्रकार के प्रावधान करती है। और साथ में यह भी लिखा कि जब तक संसद प्रावधान नहीं करती, तो जब हम ब्रिटेन के अधीन थे तो उस समय जो सीएजी के पास शक्तियां थी वो बनी रहेंगी, और संसद प्रावधान कर देती है तो उसके अनुसार वो कार्य करेगा। और आर्टिकल 149 के तहत ही संसद ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 पारित किया था और आगे चलकर उसे 1976 के अंदर संशोधित किया था। वहीं आर्टिकल 150 देखिए, संघ और राज्यों के लेखाओं के ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति सीएजी के परामर्श से तय करे, क्योंकि खाते बनाने होते हैं, सरकार का बही खाता रखना पड़ता है, अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। अब अकाउंट्स का फॉर्मेट कैसा होगा, उसका फॉर्म कैसा होगा, उसका प्रारूप कैसा होगा, ये राष्ट्रपति सीएजी से परामर्श करके तय करता है। और सीएजी से परामर्श इसलिए किया जाता है क्योंकि सीएजी को ही उन खातों की जांच करनी है। आर्टिकल 151, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। प्रतिवेदन को बोलते हैं रिपोर्ट, लेखा परीक्षा को बोलते हैं ऑडिटिंग रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट सीएजी संघ के संबंधित मामलों में राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसे संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है। सीएजी राज्यों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जिसे राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में रखवाता है। 3 पॉइंट और जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। आर्टिकल 279 देखिए, इसमें लिखा है शुद्ध आय की गणना सीएजी द्वारा प्रमाणित की जाती है जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। तो याद कीजिए, कल हमने वित्त आयोग पढ़ा था, वित्त आयोग में हमने पढ़ा था वित्त आयोग का कार्य था कि संघ और राज्य के द्वारा जो कर एकत्रित हुआ है उसके शुद्ध आगमों को विभाजित करना। तो जो शुद्ध आगम होती है, नेट इनकम होती है, वो सीएजी के द्वारा सर्टिफाइड की जाती है और सीएजी ही तय करता है कि ये नेट इनकम है। नेट इनकम का मतलब मान लीजिए कि 100 रुपए इनकम हुई, उस
उसको वसूलने में 10 रुपए खर्च हुआ तो नेट इनकम क्या हुई? 90 रुपए। तो सीएजी तय करता है और सीएजी का प्रमाण पत्र अंतिम होता है। दूसरी अनुसूची सीएजी के वेतन भत्तों से जुड़ी है। तीसरी अनुसूची सीएजी की शपथ के बारे में उल्लेख करती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं। अब हम बात करते हैं उनके कर्तव्यों और शक्तियों की। आर्टिकल 149 संसद को यह अधिकार देता है कि वो सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों का निर्धारण करे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसद ने अधिनियम पारित किया 1971 और उसमें 1976 में उसमें संशोधित हुआ, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के खातों को बनाने की जिम्मेवारी सीएजी से ले ली गई, यानी लेखा को लेखा परीक्षण से अलग कर दिया गया। राज्य सरकार के खाते अभी भी सीएजी बनाता है, राज्य सरकार के खातों की जांच सीएजी करता है। केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार के खाते सीएजी अब नहीं बनाता, केंद्र सरकार केवल खातों की जांच करता है, यानी लेखा परीक्षण करता है। आपके एमपीपीएससी में इस बार यही सवाल पूछा गया था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। बहुत सारे बच्चे 148 टिक कर आए थे, क्योंकि आर्टिकल 148 ही हम याद करते हैं, लेकिन याद रखिएगा 149। तो देखिए, अब लेखांकन का मतलब क्या होता है? लेखा, खाते बनाना, अकाउंट्स बनाना। अब केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो खाते बनाने की जिम्मेवारी है वो प्रत्येक मंत्रालय के सचिव की है। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो पैसा खर्च किया, उस स्वास्थ्य मंत्रालय के जो खाते बनाने हैं, अकाउंट्स बनाने हैं, अब वो स्वास्थ्य सचिव बनाएगा। शिक्षा मंत्रालय है तो शिक्षा सचिव बनाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय है तो ग्रामीण विकास सचिव बनाएगा। पहले सीएजी बनाता था, लेकिन अब कौन बनाता है? उस मंत्रालय का सचिव। तो प्रत्येक मंत्रालय का सचिव अपने अपने मंत्रालय के खातों को बनाने का काम करता है, और सभी मंत्रालयों को जब खाते बन जाते हैं, उन सभी को एकीकृत करने का, समन्वय करने का काम करता है लेखा महानियंत्रक। दो अलग अलग पद हैं, याद रखिए। एक है सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और दूसरा है सीजीए, लेखा महानियंत्रक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के खातों की जांच करता है, यानी लेखा परीक्षण करता है। लेकिन जो ये सीजीए है, लेखा महानियंत्रक, ये खातों की जांच नहीं करता। ये सभी जो मंत्रालयों के सचिवों ने अपने अपने खाते बनाए हैं, उनके बीच में समन्वय स्थापित करता है और उसको सीएजी को सौंपता है। ये जो सीएजी का पद है, ये भी 1976 में बना था, क्योंकि 1976 से पहले इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सीएजी खाते बनाने का काम करता था, वही समन्वय स्थापित करता था और वही उन खातों की जांच करता था। अब कैग केवल संघ स्तर के, सेंटर के केवल खातों की जांच करने के लिए उत्तरदायी है। लेकिन इसके साथ ये भी याद रखिए, अगर हम राज्यों की बात करें, राज्यों में खाते बनाना और खातों की जांच करना, अकाउंट्स बनाना और ऑडिटिंग करना अभी भी सीएजी का पास है। राज्य सरकारों के खाते बनाना और खातों की जांच करना, दोनों काम किसके पास है? सीएजी के। लेकिन केंद्र सरकार में खाते बनाना अब मंत्रालय सचिव का काम है, और उसमें समन्वय स्थापित करना लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए का काम है, और लेकिन खातों की जांच करना, ऑडिटिंग करना, यह सीएजी के पास अब भी है। देखिए, किसी भी देश में अच्छा प्रशासन तभी चल पाता है जब जो सरकारी धन है, जनता का धन है, उसका सही तरीके से हिसाब हो और उसका सही तरीके से एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा उसकी जांच पड़ताल। मान लीजिए कि खाते अच्छे से बन गए, खातों की जांच नहीं हो रही, तो भी अच्छा नहीं है। खाते अच्छे से नहीं बने तो जांच कैसे होगी? तो एक देश में अच्छा प्रशासन तभी संभव है जब जो जनता का धन है उसका सही तरीके से हिसाब किताब हो और उसका सही तरीके से जांच पड़ताल हो। लेखांकन को इंग्लिश में कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है जो भी लेन देन हुआ पैसों से संबंधित, उसका हिसाब रखना, खाते बनाना, अकाउंट्स बनाना। और लेखांकन एक एग्जीक्यूटिव कार्य है, कार्यपालिका कृत्य है, क्योंकि मंत्रालय का सचिव करता है जो कि एक आईएएस अधिकारी होता है। तो लेखांकन कैसे, किस प्रकार का कार्य है? एग्जीक्यूटिव कार्य है, एक कार्यपालिका कार्य है। लेकिन लेखा परीक्षण कैसा है? लेखा परीक्षण का मतलब होता है ऑडिटिंग, यानी जो पैसा खर्च हुआ, उस जो खाते बने, उन खातों की जांच करना, उसको कहा जाता है लेखा परीक्षण। और लेखा परीक्षण एक अर्ध संसदीय कृत्य है। अर्ध संसदीय कृत्य कहने का मतलब है क्योंकि ये संसद नहीं करती, संसद की ओर से संसद का एक अधिकारी करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीजीए हमारे
संसद की ओर से काम करता है, इसलिए उसे कहा जाता है अर्ध संसदीय कृत्य। हमारे सीएजी को विभिन्न जगह से, विभिन्न प्रावधानों से लेखा परीक्षण करने की शक्ति मिलती है। संविधान के अनुच्छेद से मिलती है, संसद के एक अधिनियम नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 से मिलती है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों से मिलती है, भारत सरकार के निर्देशों से मिलती है, और लेखा और लेखा परीक्षक विनियम रेगुलेशन 2017 से मिलती है। ये जो मैंने पूरा जो मैंने डाटा लिए हैं प्रॉपर सीएजी की वेबसाइट से लिए हैं, वहीं से ऑथेंटिक डाटा लिए मैंने। अब सीएजी के कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, ये जो उल्लेख है ये हमारे संविधान में नहीं है, ये इस अधिनियम में है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971। और बाकी जितने भी आप ये प्रावधान देख पा रहे हैं, यहां पर ये शक्तियों का उल्लेख है। सबसे पहले सीएजी का सबसे पहले काम होता है कि भारत की राज्य की जो भी संचित निधि है, संचित निधि का मतलब होता है कॉन्सिलेटेड फंड ऑफ इंडिया, हमारे आर्टिकल 266 में इसका उल्लेख है। तो संचित निधि में से जो पैसा खर्च हुआ उसके खातों की जांच करना, यानी भारत या राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि से संबंधित खातों की जांच करना सीएजी का पहला काम है। दूसरा, भारत की या राज्य की आकस्मिक निधि हो या लोक लेखा निधि, दो और फंड होते हैं, एक को बोलते हैं आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड, दूसरे को बोलते हैं लोक लेखा निधि पब्लिक अकाउंट फंड, तो इसकी जांच भी कौन करता है? सीएजी। तीसरा, यानी 2 पॉइंट याद रखिए, संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि, इनकी जांच करना सीएजी का पहला काम है। दूसरा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी विभाग में अगर कोई खरीद बेच हुई है, कोई विनिर्माण हुआ है, कोई प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट इत्यादि की ऑडिटिंग करना किसका काम होता है? सीएजी का, केंद्र सरकार के भी और राज्य सरकार के। अगला, संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर केंद्र या राज्यों के राजस्व से वित्त पोषित होने वाले सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों, निगमों, निकायों की आय व्यय का परीक्षण करता है। अगर कानून के अंदर किसी कंपनी की, किसी कॉरपोरेशन की, किसी प्राधिकरण की, किसी निकाय की, किसी एजेंसी की इनकम और एक्सपेंडिचर की जांच करने का काम है, तो वो भी इसे दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी कंपनियों की करें, जो भी कानून के द्वारा, संसद के द्वारा तय किया जाएगा उनकी वो जांच करें। अगला है, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा सिफारिश किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण की ऑडिट करना। अगर वो तो पहले वाला पॉइंट संसद से जुड़ा था, संसद अगर कोई अधिकार देती है। अगला कहता है अगर हमारे प्रेसिडेंट, हमारे गवर्नर सीएजी को किसी प्रकार का लेखा परीक्षण करने की जिम्मेवारी देते हैं तो वो भी कर सकता है लोकल संस्थाओं की। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के खाते किस प्रारूप में रखे जाएंगे उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। आर्टिकल 150 कि सेंटर और स्टेट के जो अकाउंट्स है वो किस फॉर्मेट में रखे जाएंगे, राष्ट्रपति को सलाह देना। केंद्र सरकार की रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहां रखवाता है? संसद में। राज्य की रिपोर्ट कहां देता है? राज्यपाल को। राज्यपाल कहां रखवाता है? विधानमंडल में। तो यह भी सीएजी का एक कार्य है। लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीएजी किसका मार्गदर्शक या किसका मित्र, किसका सलाहकार जाना जाता है, तो वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति सबसे महत्वपूर्ण संसदीय समिति है जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। 1967 से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विरोधी दल का होता है। देखिए, सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, केंद्र सरकार उसमें कुछ सिफारिशों को मानना या ना मानना उसके आधार पर उसे संसद में रखवाती है, और संसद की कमेटी है लोक लेखा समिति। और कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? संसद की लोक लेखा समिति। और जब लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है, जब लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है, तब सीएजी लोक लेखा समिति के एक दोस्त, एक मार्गदर्शक और एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। दरअसल जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है हमारा सीएजी, वो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की रिपोर्ट देता है: विनियोग लेखाओं से संबंधित, वित्त लेखाओं से संबंधित और सरकारी उपक्रमों से संबंधित। याद रखिएगा, सीएजी 3 रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है: विनियोग लेखा एप्रोप्रिएशन, वित्त लेखा फाइनेंस अकाउंट्स, सरकारी उपक्रम जितने भी सरकारी संगठन है उनसे संबंधित। और ये तीनों रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में रखवाता है, और इन तीनों ही रिपोर्ट की जांच कौन करती है? संसद की लोक लेखा समिति, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? विरोधी दल का, 1967 से। देखिए, ये हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रहे हैं। इसमें से जो दूसरा नाम है ए के चंद्रा, ये हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं।
वर्तमान में हमारे अध्यक्ष राजीव महर्षि हैं। पहला और आखिरी नाम जरूर याद रखना है, वी नरहरि राव, और दूसरा राजीव महर्षि। इनकी कुछ फोटोज मैंने ली हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वेबसाइट से। वी नरहरि राव, A.K. चंद्रा, A.K. रॉय, एस रंगानाथन, उसके बाद बने A.K. बख्शी, ज्ञान प्रकाश, T.N. चतुर्वेदी, इनका हमारे इलेक्शन कमीशन में बहुत योगदान है, C.G. सोमैया, V.K. शुंगलू, V.N. कौल, विनोद राय जो कि बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के अध्यक्ष बनाए गए थे, शशिकांत शर्मा, और वर्तमान में कौन है, राजीव महर्षि। इसके साथ एक चीज और देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कौन कौन रहे। ये सबसे पहले आप नाम देख पा रहे हैं, माननीय एडमंड ड्रायमंड। इनमें से किसी की भी फोटोज नहीं मिल पाई हैं, केवल नाम है, केवल देखने के लिए। उसके बाद A.F. कॉक्स रहे, उसके बाद O.J. बोरो रहे, R.W. गिलॉन रहे, सर फ्रेडरिक कॉर्टलैंड रहे, सर और एक गैबल रहे, उसके बाद सर फ्रेडरिक कॉर्टलैंड, सर अर्नेस्ट बर्डन, सर अलेक्जेंडर कमरामन, सर बर्टिंग स्टैक। एक ही सवाल आपसे पीएससी में, यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रावधान करता है। पहला, कार्यकाल की सुरक्षा, बिना कारण नहीं हटाया जाता, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है तभी हटाया जाएगा। सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात परिवर्तन नहीं, यानी उन्हें डर नहीं है कि उनके वेतन भत्तों में कटौती होगी। संचित निधि पर भारित व्यय, यानी वोटिंग नहीं हो सकती, और अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद को ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। ये 4 मेन पॉइंट है, इसे जरूर याद रखना। अगला सवाल मेंस में पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन के कैग से तुलना करें। हमारे यहाँ कैग का जो पद है वो ब्रिटेन के द्वारा ही स्थापित किया गया था, लेकिन हमारे यहाँ जो कैग है वो ब्रिटेन के कैग की तुलना में काफी कमजोर है। देखिए, भारत का कैग केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, नाम तो पूरा है उसका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेकिन हमारे यहाँ कैग केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, नियंत्रक की भूमिका नहीं निभाता। जबकि ब्रिटेन में जो वहां का कैग है वो महालेखा परीक्षक के साथ साथ नियंत्रक की भी भूमिका निभाता है। तो कुछ लोगों का यह कहना है, विशेषकर एक व्यक्ति है A. एप्पलबाई, उन्होंने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केवल महालेखा परीक्षक है, तो उसके नाम के आगे नियंत्रक शब्द को हटा देना चाहिए। अब यह है क्या? तो इसको समझिए कि क्या है कि भारत में जो कैग है वो पैसा खर्च होने के बाद खातों की जांच करता है, नहीं जब पैसा खर्च हो चुका है उसके बाद ही उसका काम शुरू होता है। लेकिन जो ब्रिटेन में कैग है वो पैसा खर्च होने से पहले उससे पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, भारत में कैग पैसा खर्च होने के बाद ही खातों का लेखा जोखा करता है, यानी पोस्ट फैक्टो, काम हो चुका है उसके बाद। जबकि ब्रिटेन में कैग की मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता, यानी वहां पर ब्रिटेन में कैग नियंत्रक भी है और महालेखा परीक्षक भी है। भारत में नाम पूरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेकिन वो है क्या, केवल महालेखा परीक्षक। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आलोचना क्या है, तो ये सबसे बड़ी आलोचना है। दूसरा, भारत में जो कैग है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वो संसद का सदस्य नहीं होता, यानी संसद का मेंबर नहीं होता। लेकिन ब्रिटेन के अंदर जो कैग होता है वो वहां की लोकसभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। ये 2 मुख्य अंतर आपको याद रखने हैं। ठीक, तो आशा करता हूं कि आप लोगों के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता कि पीएससी के अंदर कोई भी सवाल आपके इसमें गलत होंगे मुख्य परीक्षा में, और यूपीएससी के एग्जाम की बात करें तो आपके लगभग सभी प्री के सवाल इसमें कवर हो जाएंगे। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।